are you ready? Hope everybody is okay. कोविड से सब सुरक्षित रहे, अभी भी आगे भी रहे। विशेष रूप से तो मुझे कहना नहीं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं पिछले 2 साल से तो कोविड के कारण कम आना हुआ, और शुरू में तो सरकार ने बंदिश ही लगाई थी आने पे, और उसके बाद कोविड ने बंदिश लगा दी। और आशा करते हैं कि कोई तीसरा कोविड ना आए, ताकि हमारा आना जाना और आप लोगों से मिलना जारी रहे। बरसात के कारण मेरी इच्छा तो थी कि मैं जम्मू प्रोविंस का दौरा करूं, सभी 10 डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कुछ कोविड के कारण और कुछ बरसात के कारण, जिस तरह से इस दफ़ा पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सारी, जैसे दक्षिण जैसी जगह में बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और भी राज्य यूटी के अलग अलग भागों में बहुत नुकसान हुआ। तो उस कारण से मैं जा नहीं पाया उन जगहों को, लेकिन जो हमारी 37 विधानसभाएं हैं, 37 विधानसभाओं में डेलीगेशन आए, किसी विधानसभा से 4-4, 5-5, कोई 110 के करीब में डेलीगेशन से इन 3 दिनों में मिला, और हर रोज़ 14 से 16 घंटे हर दिन डेलीगेशन से बात हुई। इसी कारण आप लोगों से बात नहीं हुई, क्योंकि रात के 12:30 बजे से पहले कोई भी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई। और उन लोगों का बुलाने का एक ही मकसद था, एक तो कोविड के बारे में उनका क्या नुकसान हुआ, उनके इलाके में क्या नुकसान हुआ, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी हैं, दवाइयों की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टरों की सुविधाएं कैसी हैं, सड़कों की हालत क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेकारी और बेरोज़गारी की हालत क्या है, डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो इस बारे में ये 3 दिन में मैं कह सकता हूँ कि बहुत फीडबैक अच्छा मिला पूरे जम्मू प्रोविंस के 37 विधान सभाओं से। बहुत सारी चीज़ों की तरफ ने ध्यान दिलाने की ज़रूरत की है। मुझसे कहा है कि मीडिया से बात करें। एक तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आज एमएलए कोई है नहीं, विधानसभा भंग है, तो आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी लोकतंत्र में कि उसके प्रतिनिधि जो जवाबदेह होते हैं जनता के सामने, वो ऐसी परिस्थितियों में बहुत काम आते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उस काम के लिए नहीं बनी। ब्यूरोक्रेसी का काम इंडोर है दुनिया के हर लोकतंत्र में। आउटडोर जो काम है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम होता है। तो अभी 3-4 साल से है नहीं, वो स्टेट के डिवीज़न से पहले ही 1-1.5 साल पहले, उससे अभी 3-3.5 साल हुए विधानसभा को भंग हुए, जिसकी कारण से और भी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ें हुई। तो हमारी मांग जो
हमारी पार्टी ने 5 मुद्दे रखे हैं, उसको हम फिर दोहराते हैं कि तुरंत ज़रूरत है इस स्टेट में जल्दी से डिलिमिटेशन को ख़त्म करना, कंक्लूड करना, वाइंड अप करना, कंक्लूड करके वाइंड अप करना और स्टेटहुड देना। और स्टेटहुड के बाद, स्टेटहुड तो एक दिन का काम है, उनके लंबा चौड़ा डिलिमिटेशन की तरह काम नहीं है, उसके लिए तो एक दिन का सेशन बुलाने की ज़रूरत है और उसको बिल को पास करके स्टेटहुड देके और फिर तुरंत विधानसभा के इलेक्शन कराए जाएं। और उसके साथ ही फिर जो ज़मीन का हमारा है कि उसमें ज़मीन और नौकरियां, उनका प्रावधान होना चाहिए। हालांकि लेजिस्लेचर वो अपने आप से भी कर सकती है, अगर नेशनल लेवल पे उसका कोई प्रावधान न हो तो लेजिस्लेचर सक्षम है ये दोनों चीज़ें करने के लिए, वो हो सकता है। और कश्मीरी पंडित जो 30-31 साल से देश के अलग अलग भागों में है, दुनिया के अलग भागों में, उनको वापस लाओ। तो हमारा अनुरोध यही होगा केंद्रीय सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था सभी पार्टीज को, उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पिछले 4 सालों से जो विधानसभा नहीं है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, उससे स्टेट विकास में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हर चीज़ में बहुत पीछे चली गई। उसका स्टेट को आगे ले जाने के लिए गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल इलाज नहीं, उसके लिए विधानसभा, यही फीडबैक सभी लोगों से मिला, आम जनता से मिला है, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों से। क्या क्या कार्ड चल रहा है? अच्छा, वो अब देखो, उससे मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ क्योंकि वो वैसे ही चल रहा है 7 साल से। अरे आप ऐसे एक मैं सबको देखो, एजेंसी करे या सरकार करे, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मैं पार्लियामेंट में कई दफा पहुंच चुका हूँ 7 दिन में कि लीडर्स के फोन टेप होते हैं, लेकिन सरकार ने एक दफा भी सदन में ये नहीं कहा कि आप झूठ बोलो, चुप बैठो। तो चुप्पी हमेशा हाँ होता। तो अब कोई नई बात नहीं की है, एजेंसी के द्वारा करते, पहले खुद करते थे। वन एट ए टाइम। सरकार ने एक फैसला लिया कि जिसमें जो देश विरोधी सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग थे वो देश विरोधी तत्वों में पाए गए, उनको पहले बर्खास्त कर दिया गया। और अभी कल एक सीआईडी को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जो भी पत्थरबाज होंगे या देश विरोधी एक्टिविटीज में सम्मिलित पाए जाएंगे, उनको ना तो पासपोर्ट जारी होगा, ना ही उनका वेरिफिकेशन जो होगा वो क्लियर किया जाएगा सिक्योरिटी की तरफ से, ना ही उनको सरकारी जॉब मिलेगी। किस तरह से? एक मैं आपको बताऊं, जहां तक पत्थरबाज का सवाल था, जो देश विरोधी है वो तो जेल में जाता है, तो उसके लिए तो वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देश विरोधी जो है वो जेल में, तो उसको कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी होता था, आज भी होता था। और सुनो भाई, इतना जल्दी क्यों होते हैं आप? जम्मू और मीडिया सबसे एक बड़ी शांति से पूछो, नहीं मैं पूछूं सबका। और जहां तक पत्थरबाजों का, वो पहले भी जो भी सरकार थी, जब भी पत्थरबाज होते थे वो उनको सीधे, दे वर नॉट टेकन एट पार विद अदर पीपल, उनकी भी बहुत इंक्वायरी होती थी, उनकी एडवर्स रिपोर्ट जाती थी, कोई नया बात नहीं है। दिस इज द रीइटरेशन ऑफ द अर्लियर द ऑर्डर्स। चलो
पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार को कटघरे में रख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप लोगों ने जो ऑयल बॉन्ड की बात की थी 1 लाख करोड़ से अधिक भुगतान अभी भारत सरकार को करना है, जिसका नतीजा ये है कि आम जनता को परेशानी हुई, यानी कि कांग्रेस के कारण महंगाई आई। अब वो तो कहेंगे ये कोविड भी कांग्रेस ने लाया है, वो तो अब पुरानी बात होगी, उस पर कोई यकीन नहीं करता है। अरे क्यों आप इतने जल्दी हैं? को जवाब दो, बच्ची को जवाब दो। ये सबको मालूम है कि कांग्रेस के वक़्त में क्रूड ऑयल की कीमतें कितनी थी और रिफाइंड पेट्रोल डीजल की कितनी। ये सबको मालूम है कि आज कितना क्रूड ऑयल नीचे है और कितना ऊपर रिफाइंड तेल पेट्रोल डीजल है। ये सबको दुनिया को मालूम है और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट किए, पूरी कंट्री ने किए, हमारी पार्टी ने भी पूरी कंट्री में किए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं के। अब ये सवाल है कि गवर्नमेंट जो है वो इनसेंसिटिव है। आप लोग लिखते भी हैं, गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, महंगाई हो तो हो, लोगों के सर पर है, हमें के सरकार को क्या फायदा है। तो हमें गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। महंगाई सिर्फ गैस की नहीं है या चूल्हे गैस की नहीं है, पेट्रोल की है, डीजल की है, दारू की है, सब्जियों की है, कपड़े की है, दवाई की है, हर चीज़ महंगी हो गई। जो भी आप चीज़ छू लोगे, जिसको हाथ लगाओगे खरीदने के लिए, वो दुगनी तुगनी 4 गुना कीमत में है। आप बताइए। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं बहुत सारी डेवलपमेंट पिछले 1-1.5 साल में जो है उनके टेन्योर में हुई है। एक तरफ हम ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं आम जनता के काम नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर में, उनको नाली बनानी हो, छोटे छोटे काम हो, वो नहीं हो रहे। आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? 2 चीज़ें तरह की डेवलपमेंट होती है। मैं अपने 40-42 साल के मंत्रिमंडल में रहने हुए, एक डेवलपमेंट होती है प्रपोजल बनाया और दूसरी डेवलपमेंट होती है वो बन गया। दोनों में फर्क है। हमारे वक्त में बन गया होता था, आज प्रपोजल कागज पे है, तो इसलिए कागज वाले को आप अनाउंस करते जाओ। तो ये सब प्रपोजल डेवलपमेंट पेपर है, सड़क जमीन पे नहीं। इतना अंतर है आज और तब। आपने पूछ लिया, आप पूछे। स्टेट इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। आपने खुद कहा कि पहले स्टेट ग्रुप की डिमांड हो और उसके बाद इलेक्शंस की तैयारी हो। आप क्या खुद यहाँ कांग्रेस को लीड करेंगे इलेक्शंस में? क्योंकि इलेक्शंस बहुत क्रुशियल होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी 370 हटाने का जो है प्रोपेगेंडा करेगी दूसरी तरफ के लोग। तो क्या आप खुद यहाँ इलेक्शंस को लीड करेंगे अगर पार्टी आपको मौका देती है, और किस तरह की रणनीति रहेगी कांग्रेस? देखो, लीड करने का सवाल क्या है आपका? जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं 40 साल से कंपेन करता हूँ, यहाँ देश भर में करता हूँ, और ये होम स्टेट है, यहाँ तो करना ही करना। क्यों नहीं कंपेन करेंगे? तो कंपेन करेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, ये अनिवार्य है कि पिछले 4 साल से एक बहुत बुरे फेज से स्टेट निकली, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो गया, कश्मीर में हेलीक्राफ्ट्स का काम खत्म हो गया, कश्मीर में फ्रूट का काम खत्म हो गया, जम्मू में इंडस्ट्रीज जो थी कठवा सांबा में 75% बंद हो गई है। ये मैं पार्लियामेंट में रिकॉर्ड यहाँ से लेकर रख दिया हूँ। अभी फरवरी मेरी जब टर्म खत्म होनी थी उस सेशन में, और ये सब कश्मीर को कैटर करते थे। कश्मीर बंद हो गया तो उनकी जो सप्लाई देने वाले थे इंडस्ट्री, वो बंद हो गई, जिससे लाखों अनएम्प्लॉयड यहाँ हो गए। अब 7,500 इंडस्ट्रीज बंद हो गए, उनमें अगर 1000 कुछ 100 भी होंगे तो 400-500 भी तो थाउजेंड्स। यहाँ का दुकानदार खत्म हो गया, यहाँ का भी पर्यटन खत्म हो गया। तो और जो डेवलपमेंटल वर्क होता था वो हमेशा, वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो, रूरल एरियाज में हो, सड़कें हो, दूसरी हो, ये चीज़ें कहीं नहीं।
उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ऊपर से कोविड की वजह से और मुसीबत आ गई। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाए। कुछ पार्टियां कहेंगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट देंगे, कुछ कहेंगे हम लड़ेंगे, तो एक अलग फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये इतना टाइम 4 साल हमने वेस्ट किया है, अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के लिए। फिर एक तूफान मच जाएगा, कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में, कोई कहेगा मैं तभी इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक विवाद तो खड़ा हो जाएगा। फिर एक मुसीबत से निकलेंगे दूसरी में, तीसरी में। हमको वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस, और उसका सिंपल है कि आप स्टेट बाद में दे दो, पहले दे दो, और अच्छे माहौल में आप स्टेट होल्ड दे दोगे इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले 4 गुना आपकी ज़्यादा ये वोटिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। तो लोगों की मैं ये कह सकता हूँ कि यूटी में 1/4 पार्टिसिपेशन हो सकती है, 1/10 भी हो सकती है, और स्टेटहुड पहले दें, अनाउंस करें, और फिर इलेक्शन हो तो 10 गुना ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी। और वो पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी होगी, हिंदुस्तान के नाम के लिए भी अच्छी होगी, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी होगी। आजाद साहब, 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं होगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, स्पेशली कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अभी जो है यू सीम्स टू बी अ हाउस डिवाइडेड। आप देखिए पंजाब में जो पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बनती, और कई जगहों पर ऐसा चल रहा है, राजस्थान में भी यही हालात है। तो क्या लगता है सर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कांग्रेस खड़ी हो पाएगी 2024 में सर? देखो, लोकतंत्र हाउस इन ऑर्डर नहीं है सर। हाउस तो कहीं नहीं, वो तो बीजेपी का भी ऑर्डर में नहीं होता है। हमारे ठीक है, वो पार्टी को स्ट्रेंथन करने की थी, वो कोई डिवीजन नहीं था, वो परसेप्शन था। हम कहते हैं जल्दी जल्दी इलेक्शन करो, इलेक्शन में नए चुन के आते हैं, बट दिस नो डिवीजन, अभी भी आपकी पार्टी का इंटरनल इलेक्शन नहीं। आप इंटरनल इलेक्शन इस कोविड में कैसे करें, इसलिए तो हम कोविड में मांग ही नहीं कर सकते। लेकिन ये ठीक है, आपका कहना है अच्छा, ये ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कोई कमजोरियां रही और उन कमजोरियों को ठीक कर रहे हैं। ये तो ये जब स्टेप लेते हैं तो उससे थोड़ी बहुत के लिए डिस्टेबलाइज होता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो ठीक होता है। आई थिंक वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, यहाँ का सॉर्ट आउट हो गया। पंजाब कौन जीता है किसको मालूम है, 24 तक क्या होगा, या हमें मालूम नहीं था कि ये कोविड आ जाएगा, और जो हमारे पिछले साल हजारों कितने लाखों लोग हमसे चले गए। तो 24 तो अभी 3 साल है, 3 साल हमारे पूरा प्रयास करेंगे और अपनी पार्टी को सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। पंजाब हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी दोबारा। मेरा सवाल भद्रवाह को लेकर है। जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भद्रवाह मेला भी शुरू करवाया था, भद्रवाह के लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब से सरकारें बदलती रही, आपको नहीं लगता कि भद्रवाह को इग्नोर किया जा रहा है? और साथ ही साथ एक और मांग है भद्रवाह के लोगों, क्या सिर्फ भद्रवाह को इग्नोर किया जाता है? सारे स्टेट ही इग्नोर है। एक और मांग है, अरे सारी पूरी यूटी इग्नोर है। जिला बना दिया जाए भद्रवाह का। वो जिला मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि, लेकिन इग्नोर सब स्टेट यूटी है। आप बताइए। आपसे ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश भर में फैली हुई है। मैंने ये नहीं बताया, मैंने बताया कि महंगाई को आप अपना जो मैं बता रहा हूँ कि महंगाई है और महंगाई का नोटिस नहीं लिया जाता। क्या लगता है कांग्रेस, मतलब इतनी बीजेपी की तरफ से महंगाई भी आप कह रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कह रहे हैं, कांग्रेस किस जगह कमजोर पड़ गई कि उसको अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर पाई? दूसरी ममता बनर्जी एक अलग फ्रंट बना रही है, क्या कांग्रेस भी इसमें शामिल हो? मुझे नहीं लगता अभी कोई फ्रंट ऐसा बन रहा। वो भी कई महीनों के कई सालों से आई नहीं थी। पहले
हमारी पार्टी रहती थी, मैं ही उसका अरेंजमेंट करता था, मिसेस गांधी प्रिजाइड करती थी। लेकिन इधर 2 सालों से जब से कोविड हुआ तो वो मीटिंग नहीं हो पाई और मिलना मिलाना नहीं हो पाया। अब वो आई तो सबसे मिली और जीत के आ गई थी तो एक मिली। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी कोई ऐसा फ्रंट बनाने की कोई शुरुआत हुई है। अगर तब जब राज्यसभा में आपका जो आखिरी दिन था आपकी टर्म का, तो वहाँ पर सभी ने आपकी प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपकी प्रशंसा की, आपने भी उनकी काफी तारीफ की। तो सर अदा साहब, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी खूबी है, क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? चलिए आगे वाला भाई। सर पहली बार 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप इसमें गए, उस मीटिंग के बाद क्या बदला? उसके बाद सिर्फ इतना बदला कि ये बड़े अरसे से 1-1.5 साल से कमीशन बनाया गया था, लेकिन कमीशन वो निकला नहीं घर से बाहर। उसके बाद तुरंत कमीशन कश्मीर भी गया, जम्मू भी गया, हर जगह गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। तो उसका मतलब है जो गति है उसकी तेज़ हुई, क्योंकि कमीशन ये तय हुआ था हमारे कई साथियों की, इवन हमारी भी मांग थी कि कमीशन अभी रुक सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में रोका गया था, यहाँ भी पोस्टपोन हो सकता है, पहले इलेक्शन हो। लेकिन उसमें गृह मंत्री जी ने एक अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ इतना अंतर है कि असम में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन की बात कोई सीटों में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ स्टेट के डिवीज़न के बाद 7 सीटें बढ़ी हैं, तो अगर इलेक्शन करेंगे तो स्टेट या यूटी अल्टीमेटली स्टेट वंचित रहेगी 7 सीटों से, इसलिए अनिवार्य है। तो जिस पर हमने शुरू किया और मुझे खुशी है कि उसके बाद जो ऑल पार्टी की मीटिंग के बाद एक अच्छी शुरुआत हुई कि जो 1-1.5 साल पहले बनी थी कमीशन, वो लोग उसको भूल गए थे, वह एक्शन में आ गए, उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की, उन्होंने मिलना मिलाना शुरू किया, अपना काम शुरू किया। अब हमें उम्मीद है कि उसको जल्दी कंक्लूड किया जाए और स्टेटहुड अनाउंस किया जाए और इलेक्शन हो। आजाद साहब, अभी असम और मिजोरम की पुलिस आपस में जिस तरह से भिड़ी है पिछले कुछ दिनों पहले, और किस तरह से देखते हैं कि ये क्या नई शुरुआत जो है वो हो रही कि 2 स्टेटों की पुलिस आपस में नहीं है, फायरिंग कर रही हो? ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि अगर स्टेटें इस तरह से आपस में लड़े, लोग आपस में लड़ते रहे हैं। बेलगांव में हमारा बेलगांव जो कर्नाटक में है वो कई साल तक झगड़ा चला महाराष्ट्र के बीच में और कर्नाटक के बीच में। ऐसे डिस्प्यूट नॉर्थ ईस्ट में कई एरियाज़ हैं जिसमें स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट एरियाज़ को लेकर रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 स्टेटों की फौज ऐसे लड़े जैसे 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ती है। वो अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में उन दोनों स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को, जहाँ दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है, वहाँ उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त हिदायत देनी चाहिए कि ये ऐसे मसले जो हैं 2 स्टेटों के बीच में और सेंटर उसका आर्बिट्रेशन करके इंटरवीन करके उनको हल करना चाहिए। 2 स्टेटों की पुलिस को आपस में लड़ने की कभी इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसमें इस तरह की छूट दी तो सब स्टेटें कल आपस में अपनी फौज बनाना शुरू करेंगे। वो हित में नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। 5 अगस्त आने वाला है, धारा 337 और 35 से हटाया गया है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आपके इसके बारे में कोई? अब इसका निचोड़ यही है कि स्टेट दे दो और इलेक्शन कराओ, ताकि वो पिछला पास्ट उसकी पूरी हो जाए। मुबारक मंडी को जो है वो जितना कॉम्प्लेक्स है उसको जो है वो होटल में तब्दील किया जा रहा है। आपके टाइम काफी फंड्स वहाँ पे लगाया गया, काफी पैसा वहाँ पे दिया गया। हमारे वक्त में हमने 40 करोड़ उसको मंजूर कराया था और उस पर काम भी हमारे वक्त में बहुत काम हुआ था। मैं खुद निगरानी करने 2-4 दफ़ा वहाँ जाता था, उसके बाद काम था। तो पहले उसको ठीक कराएं फिर होटल में कन्वर्ट करें। और इस तरह से ऑलरेडी एक होटल वहाँ बना है, होटल को देखने के लिए नहीं जाना। मेरा जो उस वक्त पर्पज़ था उसको, ये तो एक इनिशियल अमाउंट थी जिसको हमने लगाना था, उस पर और अमाउंट लगाने। जम्मू में हमारी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे पास
कोई पर्यटकों को दिखाने की चीज़ नहीं। कुछ हमारे पिलग्रिम टूरिज्म है मंदिर दिखाने की, लेकिन उसके अलावा भी रिक्रिएशन, और उसके अलावा हमने बहुत गलती की। पूरे 70 साल से शुरू करना चाहे था, 1947 से ही उसकी तरफ सरकार को, जितनी भी हमारी सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए था टूरिज्म के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से। और जो संपत्ति थी, इतनी पुरानी बिल्डिंग, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती। अभी भी मौका है कि आज ये यूटी है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स बुलाएं, 200-400 करोड़ उस पर खर्च करें, उसको बजाय होटल मोटल के चक्कर के उसको ठीक उसी शक्ल में, कहाँ महाराजा रहता था, कहाँ महारानी रहती थी, कहाँ दरबार होता था, कहाँ बाकी चीज़ें होती, तो जितना हमारा पर्यटक हमारे माता वैष्णो देवी जाता है वो वहीं से भाग जाता है। तो जम्मू में यही, इसीलिए हमारे कोशिश, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो पहले हम यहाँ लेक बना रहे थे, गुजर नगर से लेकर और सिदरा तक, वो कोई 5 किलोमीटर लेक थी। उसमें मेरे साथियों ने, पीडीपी वालों ने, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनके अंदर आता था इरिगेशन, उन्होंने अनुमति नहीं दी। फिर मैंने उस पर गोल्फ कोर्स बना दिया। फिर जब हमारी दोबारा उमर साहब के साथ गवर्नमेंट आई तो डिपार्टमेंट हमारे पास था, तो मैंने हमारे इरिगेशन मिनिस्टर को बताया कि जो मेरा कंसेप्ट था वो बनाने का, लेक वो बना नहीं पाया, वहाँ गोल्फ कोर्स बनाया, तुम दूसरी बनाओ। तो वो भी बनी है, सब पुल भी बनाया। पुल बनाने का मकसद ही था जो यहाँ नीचे के वहाँ से वो बने लेक, वो भी ऐसा ही रह गया जब तक सरकार चली गई। तो एक चीज़ हमारे पास ये है, महाराजा की, पुराने कितने महाराजों की, ये एक पर्यटक के लिए, हमारे लिए अट्रैक्शन हो सकती है। ये हमारे दुकानदार, हमारा बिजनेस, हमारे होटलियर, हमारे टैक्सी वाले, हमारे कॉफ़ी टी स्टॉल वाले, कॉफ़ी बेचने वाले और सामान बेचने वाले, इनको अगर हमने ज़िंदा रखना है, नौकरी तो आजकल मिलती नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, तो हमको अगर जम्मू शहर में एम्प्लॉयमेंट क्लियर करना है तो ये 2 चीज़ें हमने कर दी। एक तो इसको ठीक करना है, पैलेस को, और दूसरा दरबार को जारी रखना। ये बहुत गलत कंसेप्ट है दरबार बंद करना। जो महाराजा जी ने शुरू किया था, दरबार 6 महीने और दरबार उधर रहे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दरबार अगर मूव नहीं होगा तो जम्मू बर्बाद हो जाएगा। इससे कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं है। जिसको जम्मू रहने के लिए आना होगा वो आएगा, लेकिन जो दरबार के साथ कई हजार लोग आते हैं, उससे हमारे यहाँ होटल भी भरे रहते हैं, उससे हमारे टी स्टॉल भी चलते हैं, उससे हमारी टैक्सियाँ भी चलती हैं, उससे हमारी जो दुकान, जितना बिजनेस है वो सब चलता है, उससे किराया जितना लोग लेते हैं, हजारों, मैंने चीफ मिनिस्टर असेसमेंट कराया है, हजारों लोग 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा जम्मू के रहने वाले, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो किराए पे देते हैं। 6 महीने उनको किराया आता है, गरीब लोगों को, जिनके पास होटल नहीं है, सड़क नहीं है, टैक्सी नहीं है, टांगा नहीं है, लेकिन मकान है, लेकिन मकान का 6 महीने आता है किराया, तो उसका साल निकल जाता। तो यहाँ की इकॉनमी जो है जम्मू की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, वो इकॉनमी हमारी निर्भर है दरबार पर, और दरबार नहीं आएगा तो जम्मू और बिल्कुल यहाँ पर्यटक नहीं है। तो इसलिए जम्मू के उत्थान के लिए, जम्मू के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू के विकास के लिए, जम्मू की इकॉनमी के लिए दरबार का आना बहुत जरूरी है। सर, कश्मीर प्रीमियर लीग जो है इमरान खान करवा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने वहाँ पे असेंबली इलेक्शन भी कराए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान की ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत तो पीओके को अपना अंग बताता रहा। अब ये केंद्रीय सरकार को देखना है क्या चाहिए, इसको मैं नहीं करता। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि कांग्रेस से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं हो सकता, सबको अपने टीएमसी वगैरह सबको अपने ईगोस छोड़ने चाहिए। तो
ईगोस तो वैसे नहीं किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। हमने कब कहा है कि हम ही सबके दुनिया के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी ने कभी तो नहीं, इसीलिए तो ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, और ऑल पार्टी में कोई कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं किया कि यही हमारा सबसे रिप्रेजेंटेटिव है। सर आपका नाम कुछ चल रहा है, वर्किंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं कांग्रेस में? बहुत साल हो गए हमें काम करते, वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उम्र भर इसी में हो गई। सर अपर हाउस आपका इंतजार कर रहा है, क्या हम फिर से देख सकते हैं? अपर हाउस किसी का इंतजार नहीं करता। सर राज्यसभा की अपोजिशन सर एक सीट खाली हो रही है अभी। अपर हाउस और लोअर हाउस ने कई महायोद्धा देखे हैं। ठीक है, अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर की वॉइस हम उठाते थे, फोर्सफुली उठाते थे, राज्यसभा में वो नहीं उठेगी। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की जो है वर्षगांठ अब है, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, एक क्लब हाउस चैट में उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा सरकार में आती है तो वो पूरे मसले पर रिव्यू करेंगे। तो आपका क्या मेरे ख्याल में पार्टी ने इस पे कोई व्यू नहीं लिया। वर्किंग कमेटी हो, पार्टी में इस पे कोई व्यू नहीं, जब आएगी तब देखेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर क्या करेंगे? किसानों का मुद्दा जेन्युइन है, और 1 साल से अब किसान बिल्कुल सड़कों पर धूप, सर्दी, बर्फ, गर्मी सब बर्दाश्त करते रहे, बारिश में खाते। उनका मुद्दा वो सरकार को प्रेस्टीज पे, और मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर किया था किसानों पर, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी थे 1 घंटा का भाषण किया था, और मैंने 6 ऐसे ईयर वाइज बताए थे ओकेजन्स कि जहां ब्रिटिशर के वक़्त में ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में टकराव हुआ, 6 के 6 दफ़ा ही ब्रिटिश सरकार ने विड्रॉ किया था। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि भाई ये 6 दफ़ा जब ब्रिटिश सरकार विड्रॉ कर सकती है अपने ऑर्डर, तो हम क्यों नहीं विड्रॉ कर सकते? तो मैं समझता हूँ कि किसानों की जो मांगे हैं तो उनको मानना चाहिए। सर अभी जिस तरह से धारा 370 जब हटाई गई थी 2019 5 अगस्त को, तो सभी पार्टियों का कहना था कि गलत तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको हटाया गया है जम्मू कश्मीर से। अब आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगी तो क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी कि ये गलत तरीके से उठाया गया है, और आपकी सरकार जब आएगी तो आप इसको रिस्टोर करेंगे? किस तरह से, वो मैंने कहा ना कि अभी उस पर कोई करना है। अभी हमारा जो 5 पॉइंट हमने रखे हैं वही ऑफिशियल पोजीशन, जो हमने 5 पॉइंट है उसमें दाएं और क्या करेंगे और कैसे हुआ और क्या, वो चीज़ें पुरानी है। जिस तरह से हुआ उसका हमने जवाब दिया, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया, पार्लियामेंट से बाहर गया, दोनों शब्दों में जवाब दिया। अब हमारा मुद्दा, अब एक ही चीज़ को हम बजा नहीं सकते। आज मुद्दा हमारा कि तुरंत ख़त्म कर देनी चाहिए, जल्दी कंक्लूड करनी चाहिए, कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करके और स्टेट अनाउंस कर दी जाए और इलेक्शन कर दें। सर जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी अलग हुआ था, और कल लेह और कारगिल की अपेक्स कमेटी और कारगिल डेवलपमेंट अलाउंस ने एक मीटिंग की और कहा कि स्टेट होने भी चाहिए और सेफगार्ड चाहिए। एक नई डेवलपमेंट लद्दाख में हुई है, मैं उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक नई डेवलपमेंट लद्दाख के अंदर हुई है कि जब डिवीजन हुआ था तो लेक डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोगों को, आपको भी कंसेप्ट है, लद्दाख अलग है, ले अलग है, करगिल अलग है। ले वालों की अलग पॉलिटिकल सोच है, करगिल वालों की अलग पॉलिटिकल सोच है। ले वाले बहुत 40 साल से मांग करते थे उनको यूटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा एजिटेशन चला था। और 91 में जब मैं केंद्रीय मंत्री था, उन दिनों में एमपी महाराष्ट्र से होता था, तो मैं ही केंद्रीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया था और उनके साथ नेगोशिएशन की थी। जो हड़ताल करने वाले लीडर्स थे, कई मीटिंगें उनकी एड्रेस भी की थी, और फिर उनको इस बात पे हमने मंजूर करवाया था कि आप यूटी नहीं देंगे, आपको हिल काउंसिल देंगे। इसलिए हिल काउंसिल उस वक़्त वजूद में आई जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मैं उसका नेगोशिएशन करता था। लेकिन उसके बाद 10-15 साल 20 साल वो
खुश थे उससे। पिछले 5-7 साल से फिर वो यूटी का मुद्दा आया, तो ले वाले खुश हैं और चाहते थे यूटी। करगिल वाले हमेशा यूटी को अपोज करते थे और जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते। लेकिन अभी इधर मैंने सुना पिछले 6 महीनों में डेवलपमेंट हुई है कि करगिल वाले सारे ऑल पार्टीज और ले वाले माइनस बीजेपी वो चाहते हैं अब स्टेट। तो अब ये है अभी पोजीशन कि अब उनको स्टेट देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूटी ही रहेगा। और यूटी मनाने के लिए उनको लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीजें की, उनको प्रोविंस भी दिया, उनको डिविजनल हेडक्वार्टर भी दिया, उनको कॉलेज भी दिया, ये सब चीजें। हिल काउंसिल आपने बनाई थी, आज वो कितनी रेलेवेंट है? क्योंकि पहले वो सिर्फ डीसी के साथ रहती थी, आज सेक्रेटरी वहां पे है। अब ये मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं मानूं कि कल कंट्रोडिक्ट करेंगे। मैं खाली ये बताता हूं कि पहले क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट फेवर में था, एक अगेंस्ट था। आज जो डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट था वही आज स्पेयर हेड कर रहा है कि उनको लद्दाख, पूरे लद्दाख को स्टेट छोड़ दे। और शायद कारगिल में यूनानिमिटी है, और मेरा जो सुना है ले में यूनानिमिटी नहीं है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आया था, जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स हैं उनमें ये डर है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा कर कश्मीर की सीटों को घटाया ना जाए। और डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ये कहा है कि 4 एस्पेक्ट्स, खाली जनसंख्या के आधार पर नहीं, जो 4 एस्पेक्ट्स होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए सीटें जो है वो बनेगी। तो क्या ऐसी संभावना है सर, क्या ऐसी संभावना है कि कश्मीर की सीटों की कम करके जम्मू की सीटों को बढ़ाया जा सके? मैं कोई अंदाजा इसमें नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं ना मेंबर हूँ और न मैं इससे बात की, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि 2 चीजें उसमें जरूरी होती और हमारी जैसी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पॉपुलेशन और दूसरा एरिया। अब आप चिनाब वैली में देखेंगे तो 4000 किश्तवाड़ की 4000, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 4000 स्क्वायर किलोमीटर और 4 की 4000 पहाड़ी है। और यहाँ अगर हम शहर में देखेंगे तो 200 किलोमीटर की 13 होगी। तो ये या श्रीनगर शहर की। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को एरिया भी, ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन दोनों कंसिडरेशन करेंगे। और जो ये ऐसा नहीं है पहली दफा, यही देखें ना जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश 30 सीटें और है कितना 5 लाख आबादी, या मिजोरम 30 सीटें या 40 सीटें है कितनी 6 लाख आबादी। तो इसका मतलब है कि वरना उस हिसाब से तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आनी चाहिए, 40 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पहले कमीशन बैठे हैं उन्होंने सिर्फ पॉपुलेशन को क्राइटेरिया नहीं बल्कि प्राथमिकता उन्होंने एरिया को भी दिया। तो इस इलेक्शन कमीशन को प्रायोरिटी पॉपुलेशन में देनी चाहिए कि कौन, अगर बड़ी स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 करो, लेकिन अगर एरिया है उसमें चाहे 40,000 वोट हो तो, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे तो हो। मैं तो 50 नहीं कहूँगा, लेकिन किश्तवाड़ 4000 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच।